ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस सम concept related to the binomial theorem like middle term then greatest binomial coefficient then term independent of x and related question हमने सॉल्व किया था। ठीक है, सो आज का क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग नंबर का रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग रिमाइंडर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, फाइंडिंग रिमाइंडर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, देखो पहले समझो क्या है ये चीज। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ रहे 5 to the power 197 डिविजिबल बाय 26। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको लगता है कि आप 5 to the power 197 का वैल्यू फाइंड कर लोगे और वैल्यू फाइंड करने के बाद आप 26 से डिवाइड कर लोगे। कन्वेंशनल मेथड तो हमारा यही है, कन्वेंशनल मेथड जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई बोल देगा सर हम कैलकुलेटर से यूज करके, चलो भाई अगर यही रहता 1,90,780 हो पाता, कैलकुलेटर भी दम तोड़ देता। सोचो ना, थोड़ा इमेजिन करके सोचिए। होता है बच्चा लोग सनकियाहा टाइप का कि नहीं सर हम कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेटर का भी एक लिमिटेशन होता है, हर नंबर कैलकुलेटर नहीं सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैंने इसीलिए छोटा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तो बड़ा क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 जो बेस 5 है उसको 26 का नियर तक ले जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बेस 5 है उसको हम 26 का नियर तक ले जाने का कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25। 26 तक हम पहुंच गए, और हमेशा 1 उसमें रहना चाहिए। जो बाइनोमियल टर्म है ना हमारा a प्लस बी, तो ये b हमारा हमेशा 1 रहना चाहिए, या तो 1 रहना चाहिए या -1 रहना चाहिए, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगा। यस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 25। अब देखो यहां पर आपका ऑड नंबर है, 197 ऑड है और हमको चाहिए इवन नंबर, तो एक 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 196 हो गया हमारा, हाँ या ना। तो 196 को डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो कितना आ जाएगा, बोलो 98। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर टू द पावर 98, या ऐसा नहीं करो, 5 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 कर दो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 196 हो गया, +1 कर देंगे तो 197 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो नहीं। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 इंटू 26 प्लस 1 टू द पावर 98 करेंगे। -26 करेंगे तभी तो 25 आएगा। नहीं समझ में आया, क्लियर है। चलो अब इसका हम एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सपेंशन करेंगे, ये 5 को बाहर ही रहने दो आप। तो देखो 20, ये क्या हो जाएगा 98 C 0 26 टू द पावर 98 होगा। ये पहला टर्म 26 से डिविजिबल है, हाँ या ना, नहीं है 26 से डिविजिबल, पहला टर्म 26 से डिविजिबल है। अरे देखो ना, डिवाइडेड बाय 26 करोगे तो ये और ये कैंसिल होगा ना एक बार, तो है ना डिविजिबल। प्लस अब यहाँ सेकंड टर्म माइनस हो जाएगा, -98 C 1 26 टू द पावर 97
आएगा ना। तो ये कब तक डिविजिबल होता जाएगा, जब तक हमारा 26 आता रहेगा। जब तक 26 आता रहेगा तब तक ये डिविजिबल होता रहेगा कि नहीं होगा, होगा। तो कब तक 26 आएगा, 97 तक आएगा। देखो ना 98C 97, तो आगे में माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि पावर 97 है। तो 26 टू दी पावर 90 97 1 होगा ना। लास्ट टर्म क्या बनेगा, लास्ट टर्म प्लस आ जाएगा 98C, बोलो 98 और -1 टू दी पावर 98। तो -1 टू दी पावर 98 इज -1, सॉरी +1, +1 इंटू 9C। तो ये 98C 98 कितना होता है, 1 होता है। तो यहां तक तो टिल हेयर मतलब लास्ट अर्थ तक अगर हम बोले तो ये 26 के मिल रहा होगा, 26 का मल्टीपल मिल रहा होगा। ये केवल ये लास्ट टर्म है जो 26 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो 26 डिविजिबल भी हो जाएगा। ये आपका जो टोटल टर्म बना वो 26 के +1 बना। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 130 के +5। अब इसको 26 से अगर हमको डिवाइड करना पड़ेगा तो रिमाइंडर क्या देगा मुझे, बोलो 5 देगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ना इसको 26 से डिवाइड करो तो 130 के डिवाइडेड बाय 26 + 5 डिवाइडेड बाय 26। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। कैसे मुझे फाइंड करना है रिमाइंडर, आपको ध्यान ये रखना है कि हमको a + b के फॉर्म में लिखना है और b क्या होना चाहिए, आइदर +1 या -1, इसी दो में से। और आपको एक चीज यहां पर और भी पता होना चाहिए कि रिमाइंडर हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहता है। और रिमाइंडर कहां से कहां तक लाई करता है, रिमाइंडर लाई करता है 0 से डिवाइजर से 1 कम, 0 से डिवाइजर से 1 कम। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन कब अलाउड होता है, या आपने 5 6 में पढ़ा होगा तो 15 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करते हैं तो क्या लिखते हैं हम ऐसा तो नहीं कि 8 मतलब 2 7/4 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसको इस तरह से लिखते हैं, है कि नहीं। देखो दोनों का मतलब सेम ही है। 15/4 को अगर आप 2 होल 7/4 लिखो तो 15/4 ही है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तरीका सही है नहीं है। और डिवीजन भी आप करते हो तो आप डिवीजन कैसे करते हो कि जो भी आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा रहना चाहिए बट 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव का मीनिंग होता है ना। क्लियर है, समझ में आया। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर सोचो कि -1 रहता यहां पर तो -1 तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो हम क्या करते इसमें जो डिवाइजर है उसको हम ऐड कर देते इसमें। समझ में आ रहा है, डिवाइजर हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो डिवाइजर ऐड कर देते तो क्या हो जाता है, जैसे -1 डिवाइडेड बाय 5 है, अगर इसका मैं रिमाइंडर पूछूंगा तो क्या बताओगे आप, तो -1 + 5 -5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो जाएगा 4 - 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 4/5 -1। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कॉपी कीजिए। हाँ देखिए एक और क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का,
तो इसमें मुझे क्या करना है, सेम तरीका फिर से अप्लाई करना है मुझे। तो क्या करना है, मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर पावर 49 हो जाएगा, तो ये 98 इंटू 5 कर देंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर टू द पावर 49, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 26 माइनस 1 टू द पावर 49। इसको ओपन कीजिए तो 49C0 26 टू द पावर 49 प्लस 49C1 26 टू द पावर 48। तो जब तक 26 आता रहेगा तब तक हमारा 13 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये कर लो फिर से 49C48 इंटू 26। अब ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा इस बार क्या होगा, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 48 आ रहा है ना, तो माइनस 1 टू द पावर 48 1 हो जाएगा, तो प्लस साइन आ गया, लास्ट में इस बार माइनस साइन आ गया आपका 49C49। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ये सेकंड लास्ट टर्म का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, अगर आप इसका जनरल टर्म लिखो, देखो यहां पर जनरल टर्म लिखो, टी ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 49CR 26 टू द पावर 49 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r। ये हमारा जनरल टर्म है ना, इसमें कोई दिक्कत, जनरल टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब जनरल टर्म ये है, हम इसका 48th टर्म लिख रहे हैं हम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 50 है, मतलब हम सेकंड लास्ट टर्म लिख रहे हैं। तो सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 48 पुट करेंगे, तो r इज इक्वल टू 48 पुट करेंगे, तो देखिए यहां पर माइनस 1 टू द पावर 48 पुट कीजिए, क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, लिख दिया हमने +1। अब r इज इक्वल टू 49 पुट कीजिए, क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो आप देखो कि 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, याद रखना इसको, ठीक है। तो यहां से लेकर टिल एंड सेकंड लास्ट टर्म तक 13 से डिविजिबल है इच टर्म, है इच टर्म 13 से डिविजिबल, तो मैं इसको क्या लिखता हूं 13K लिख देता हूं इस बार, क्योंकि 13 से डिविजिबल है तो 13K। इससे क्या आ रहा है हमारा, इससे क्या वैल्यू आ रहा है, लास्ट वाले से -1 आ रहा है, -1 इंटू 5 कीजिए डिवाइडेड बाय 13 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये हमारा 65K डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो हमारा रिमाइंडर -5 नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे हम, ये तो हमारा 5K हो गया, माइनस ऊपर में क्या करो +13 -13 कर दीजिए, बताया था ना। तो यहां से जो -1 आएगा इसमें आप इंक्लूड कर दो, 5K -1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 13। समझ में आया, क्लियर है, क्योंकि -1 तो -13 से डिविजिबल है ना, -1 आ रहा है तो -1 को इसमें शिफ्ट कर दो आप, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस बार, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। -1 को कैसे एडजस्ट हम कर रहे हैं, सो है ओके, कॉपी कीजिए इसको। चलो आप इसको ट्राई करना, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्या है टॉपिक, फाइंडिंग लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो है फाइंडिंग लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन।
ठीक है, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 81 टू द पावर 25 दिया हुआ है। देखो समझो क्या है, तो अब आप सोचो कि अगर आपको लास्ट डिजिट फाइंड करना रहे तो हमको क्या करना चाहिए कि लास्ट डिजिट ना बड़ा आसानी से दिखे। लास्ट डिजिट जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं 1100 प्लस 120 प्लस 3, बताओ लास्ट डिजिट क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है 3, यानी कि उससे पहले वाला अगर टर्म में 0 दिखे, थर्ड टर्म में भी 0 दिखे, तो हमारा लास्ट डिजिट फाइंड करना आसान है कि टफ है? आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर चूज करेंगे जो 10 के आसपास हमारा नंबर मूव करता हो। ठीक है, क्योंकि 10 के आसपास मूव करेगा तो आप सोचो क्या सोचना है कि सेकंड लास्ट डिजिट तक 10 आएगा। आपको दिख रहा है, सेकंड लास्ट डिजिट तक 10 आएगा। अगर हम 10 का मल्टीपल में कुछ फॉर्म लिखते हैं तो जैसे हम इसी को लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 टू द पावर 25। ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करो और होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 25 से तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर स्क्वायर पावर 50। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 9 हो गया, 9 टू द पावर 50। तो 9 को हम 10 माइनस 1 लिख देंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 10 माइनस 1 टू द पावर 50। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो पहला टर्म क्या मिलेगा 50c 0 10 टू द पावर 50। कोई दिक्कत बोलो नहीं, आगे बढ़ो 50c 1 10 टू द पावर 49। तो इससे हमारा इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि कुछ भी नंबर रहेगा उसके बाद 49 जीरो आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 7, तो इसका क्या मतलब है 3 0 0 0 3 फॉलोड बाय 7 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फॉलोड बाय 7 जीरो होगा। तो सिमिलरली यहां पर भी कुछ भी नंबर रहे 50c1 50 आता है ना, 50 इंटू 10 टू द पावर 49 करना पड़ेगा आपको। तो बताओ नंबर बड़ा है कि छोटा है? इसका अगर यूनिट डिजिट के साथ हम इसको पार्टिसिपेट कराएं तो कोई फर्क पड़ेगा इसको? है नहीं। इसी तरह से चलते जाओ कहां तक 50c2 10 टू द पावर 48 प्लस लास्ट का 3 डिजिट हमेशा इस फॉर्म में लिखना। ठीक है, आपको क्लियरली दिखेगा कि ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, तो चलो, तो हमारा टोटल 41 टर्म रहेगा ना, तो 41 टर्म तो थर्ड टर्म लिखेंगे तो 49 50 इस तरह से आएगा 50c 48, तो 48 आ गया तो 1 1 1 ही रहेगा, -1 नहीं रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 माइनस 50c 49 माइनस साइन ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, प्लस 50c 50। यहां पर 10 भी तो आएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? लास्ट 3 टर्म हमने लिख दिया। अब देखो इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू कितना, देखो ना 50c 49 इज इक्वल टू 50c1 और 50c1 इज इक्वल टू 50 50 इंटू 10 आ गया 500। अब इसको आ जाओ 50c 48, तो 50c 48 कितना हो जाएगा 50c2 और 50c2 मतलब 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2। देखो ना 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 25। तो 25 इंटू 49 कीजिए तो 25 9 जा 225, तो 225 का कैरी
5 सॉरी 5 कैरी 22, 54 25 4 जा 100, 100 प्लस 22 इतना आएगा, आपको दिख रहा है। अगर हम इसको तीनों को ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा, लास्ट डिजिट 1 बना, कोई दिक्कत बोलो किसी को। अगर हम लास्ट टू डिजिट बोलते तो कितना बोलते, -501। देखो अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे ना तो जानता है क्या बन जाएगा, ये केवल ऐड करो, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमको -499, और -499 को इसके साथ ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, क्योंकि -499 लास्ट डिजिट तो नहीं है ना, लास्ट डिजिट नहीं है, तो ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे 12250 -500, तो ये 0 हो जाएगा, और 1 से और ऐड कर दो तो क्या मिल गया आपको 100221। बताओ लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 01, लास्ट 3 डिजिट कितना बार 0 बोलोगे आप लोग, 001। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कैसे मुझे ट्राई करना है। सो तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको एक टर्म मल्टीपल ऑफ 10 रहना चाहिए, 1 टर्म मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, हाँ? चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। तो फाइंड द लास्ट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 17 to the power 10, 17 to the power 10। कैलकुलेट कीजिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, 17 टू द पावर 10 है, ठीक है, तो 17 टू द पावर 10 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस 7 टू द पावर 10, ठीक है। अब इसको ओपन करो तो 10C0 10 टू द पावर 10 प्लस 10C1 10 टू द पावर 9 इंटू 7 प्लस 10C2 10 टू द पावर 8 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस, तो इस तरह से जाता जाएगा, और लास्ट का 2-3 टर्म लिखो, 10C8 10 टू द पावर 2 7 टू द पावर 8 प्लस 10C9 10 इंटू 7 टू द पावर 9 प्लस 10C10 7 टू द पावर 10, ठीक है। अब देखो 10C10 का वैल्यू कितना 1, अब ये 7 टू द पावर 10 फाइंड करना है, तो 7 टू द पावर 10 ना रिपीटेशन होता है, कैसे देखो 7 का पावर 1 कितना, 7 टू द पावर 2 कितना, 7 टू द पावर 3 कितना 343, 7 टू द पावर 4 कितना, कुछ लास्ट में, चलो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 कैरी 1 सॉरी कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 कैरी 3, 7 3 जा 21 प्लस 24, कोई दिक्कत, 7 का पावर 5 फिर से 7 आ जाएगा, तो देखो 7 का रिपीटेशन हुआ, 7 का रिपीटेशन फिर से हो गया, जो भी हम करेंगे तो हमको 7 का रिपीटेशन आ रहा है। यहां पर क्या प्लस पॉइंट है कि कुछ भी रहेगा हमारा 0 लास्ट में आएगा ही आएगा, ये
कुछ भी रहेगा, 0 1 लास्ट में, क्योंकि देखो ये हमारा एक इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, ये कोई डिवीजन में कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो हमारा जो वैल्यू देगा ये देखो 7 का पावर 8 इंटू 7 2, तो 7 का पावर 8 से हमको क्या मिल जाएगा? 1 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 9 आ गया यूनिट डिजिट। हाँ या ना? हमारा 9 क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया 9, मतलब लास्ट वन डिजिट इज इक्वल टू, यहां पर 1 इंटू 49 लिख दो, ठीक है। अब इसको चेक करो कि यहां पर एक जीरो तो आ रहा है, इसमें भी एक जीरो आ रहा है क्या? हाँ, इसमें भी एक जीरो आ रहा है। भाई 10C9 इज इक्वल टू 10C1 इज इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 10 100, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट भी क्या हो जाएगा? लास्ट 2 डिजिट 00 आ गया, और 00 को हम 49 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना, क्लियर है? यस, गुड। 49 हो जाएगा। देखो ना यहां पर लास्ट डिजिट हमारा 100 इंटू 7 टू द पावर 99 रहेगा, तो 7 टू द पावर 99 का अगर हम यूनिट डिजिट केवल देखें तो 4487 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 700 प्लस इसका जो यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट रहेगा वो 49 रहेगा, लास्ट टर्म का लास्ट 2 डिजिट 49 रहेगा। समझ में आ रहा है? तो साइकिल को हम चेक करेंगे। इस वाले में क्वेश्चन में क्या था? साइकिल आपको चेक करना था, क्योंकि इस बार सेकंड टर्म हमको 1 और -1 नहीं था। हमने फर्स्ट टर्म तो 10 का मल्टीपल बना दिया था, लेकिन सेकंड टर्म हमारा 7 था। तो इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन रहे तो उसका साइकिल चेक किया करो। हर ईच एंड एवरी नंबर का आपको साइकिल बनता है। जैसे 2 का भी देखोगे ना तो 2 का भी साइकिल बनता है। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। देखो पहला 2 पांचवा के साथ मैच कर रहा है, तो कितना साइकिल के पास रिपीट हुआ? 4 साइकिल के बाद रिपीट हुआ, 4 साइकिल के बाद रिपीट हुआ। सिमिलरली 3 का देखो, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 343, फिर से 3 3 रिपीट हो गया हमारा, तो साइकिल कितना बना? 4 का साइकिल बना। आ जाओ 4 पे, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3 64, इस बार 2 का साइकिल आया। हमको साइकिल रिपीट जहां पे हो रहा है वहां पर स्टॉप कर जाना, वहां पर रुकना, मतलब उसको काउंट नहीं करना है, उसके पहले वाले को काउंट करना है। तो यहां पर 2 साइकिल बन गया। आगे बढ़ो, 5 का देखो, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, इसका एक ही साइकिल है, तो साइकिल रहे ना रहे कोई फर्क पड़ा नहीं। अरे तुम आगे चलो पीछे चलो, जैसे चलना वैसे चलो, ठीक है ना। सिमिलरली तुम हर नंबर का एक साइकिल फिक्स है, ठीक है ना। 6 का देखो, 7 का देखो, 8 का देखो, 9 का देखो, ये आपको याद हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इस हिसाब से करोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कॉपी कीजिए इसको। हाँ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में हमें क्या फाइंड करना है? हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है किसी भी पर्टिकुलर टर्म का। मींस वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए उस एक्सप्रेशन का। जो हम बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? वो वैल्यू ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो जनरली वैल्यू ग्रेटेस्ट कहां पे आता है? जनरली ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पे आता है? ये हम डिसाइड कैसे करते हैं? हम आरएथ टर्म फाइंड करके डिसाइड करते हैं। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? आरएथ टर्म फाइंड करके डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है a प्लस बी का पावर n, तो a प्लस बी का पावर n का एक्सपेंशन दिया हुआ रहता है। तो क्या दिया हुआ रहता है? nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस
हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि T1 इज लेस देन T2। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक ही टर्म है जो ग्रेटेस्ट रहता है, एक ही टर्म क्या रहता है, ग्रेटेस्ट रहता है। तो हम इसी को फर्दर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, T2 इज लेस देन T3। कहीं पर तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि एंड तक हमारा लेस रहेगा, नहीं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, TR इज लेस देन TR ऑफ R+1, R+1 तक। ठीक है, यहां तक हमारा क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से सब लेस होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी याद करो ना, अगर आप प्रॉपर्टी याद करो तो आप प्रॉपर्टी में क्या था, बायनोमियल कोएफिशिएंट कुछ समय तक इंक्रीज करता था, फिर उसके बाद इक्वल होने लगता था ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। तो कोई एक पॉइंट पे मैक्सिमम रहता था, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता था। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा काम का चीज है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, T ऑफ R+1 डिवाइडेड बाय T ऑफ R इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इवन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारा न्यूमेरिकली वैल्यू ले रहा है ना, तो न्यूमेरिकली में नेगेटिव भी पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बन जाता है, मॉड के थ्रू। ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बताओ TR+1 को कैसे लिखेंगे हम, NCR A टू द पावर N-R B टू द पावर R डिवाइडेड बाय TR को कैसे लिखेंगे, NCR-1 A टू द पावर N-R-1 B टू द पावर R-1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया ये कि नहीं आया, क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बताओ ये जो NCR डिवाइडेड बाय, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल। और ये एक प्रॉपर्टी भी था, आपको याद होगा, प्रॉपर्टी याद है, क्या था प्रॉपर्टी, NCR डिवाइडेड बाय NC1 इज इक्वल टू, ये याद था, तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, N-R+1 डिवाइडेड बाय R इंटू, अब यहां पे देखो ये A टू द पावर N-R बड़ा है कि A टू द पावर N माइनस ऑफ ये बड़ा है, कौन बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है। तो लिख लो नीचे वाला A। अब B टू द पावर R बड़ा कि B टू द पावर R-1 बड़ा, B टू द पावर R, तो ऊपर में B हो गया। तो देखो ये हमारा मॉड का काम करेगा, क्योंकि ये हमारा सारा पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव में मॉड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हमको यहां से R का एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि हमें Rth टर्म ही तो चाहिए ना, जो हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बना के देगा। वी नीड Rth टर्म whose वैल्यू इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो यहां से R को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो कैसे मिलेगा R, तो N+1 डिवाइडेड बाय R-1 होगा, B डिवाइडेड बाय A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? फिर आगे बढ़ो, तो N+1 डिवाइडेड बाय R-1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां तक कॉपी करो, तो यहां पे आपका ये एक्सप्रेशन आएगा, और इसके वजह से 0 को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। यहां पर 0 मिस्टेक से लिखा हुआ था। फिर इसके फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये N+1 डिवाइडेड बाय R-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ A डिवाइडेड बाय
बी। 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाई b इम्प्लाइज, हमें r चाहिए ना, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाई b। ये आपका एक्सप्रेशन आएगा, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, अब यहां पर ना r का दो वैल्यू आ सकता है आपका, या तो एक इंटीग्रल वैल्यू आए r का, या फिर एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आए r का। तो फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, उसका इंटीग्रल पार्ट देखो क्या है। जैसे अगर दिया हुआ रहे 5/3 दिया हुआ रहे, तो बताओ 5/3 में इंटीजर कौन सा है। 5/3 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां तक कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे इसमें दो केसेस आता है। चलिए यहां पे आ जाइए, तो यहां पर केस 1 पे आ जाइए। ठीक है, व्हेन r इज इंटीजर, ठीक है, जब r इंटीजर रहेगा तो सॉरी व्हेन r इज इंटीजर, ठीक है, तो r इंटीजर रहेगा तो हमने जो एक्सप्रेशन दिया था t ऑफ r प्लस 1 ग्रेटर देन tr, तो दिस इज आवर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म NGT, उसमें क्या था GBC था। ठीक है, इसमें ये हमारा NGT बन जाएगा। क्लियर है, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा, आप थोड़ा समझो कि ये हमारा r इज इक्वल टू 1 प्लस rth टर्म, ये हमारा क्या है rth टर्म है, t ऑफ r प्लस 1 विल बी आवर rth टर्म। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उस एक्सप्रेशन का। ठीक है ना, अब आ जाओ केस नंबर 2। व्हेन r इज फ्रैक्शन, ठीक है, तो r फ्रैक्शन रहेगा, तो इस फ्रैक्शन में हमारा नियरेस्ट इंटीजर इसका फाइंड करना है। गेट नियरेस्ट इंटीजर ऑफ r। नियरेस्ट इंटीजर ऑफ r का क्या मतलब हो गया, देखो जैसे r इज इक्वल टू 15/4 लिखा हुआ है, तो 15/4 का वैल्यू कितना होता है, अराउंड 3.75, तो इसका हमारा इंटीग्रल वैल्यू कौन सा हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर 3 होगा ना, 4 नहीं होगा नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि क्या हो गया, ये 3.75 से बड़ा हो गया। ठीक है, हमको 3.75 से छोटा चाहिए जो इंटीजर है, 2 भी है लेकिन 3 बड़ा है ना और 2 छोटा है ना, तो हम 3 लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझा, तो हमारा r, तो यहां पर जो हमारा इंटीजर बनेगा उस इंटीजर का rth टर्म फाइंड करेंगे, फिर से यही चीज आ जाएगा, t ऑफ rth टर्म इज ग्रेटर देन t ऑफ r माइनस 1th टर्म। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, तो ये वाला हम एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई बी। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, b क्या है, सेकंड टर्म है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो लिखिए r लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 3x, और x का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी हमारा, इनका वैल्यू क्या है 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2/3। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है।
कैंसिल कर दिया 3 से 3, तो 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, तो 21 डिवाइडेड बाय 3/2 ये कितना हो गया 14। तो r लेस देन इक्वल टू 14, तो हम r का वैल्यू क्या यूज करेंगे 14 यूज करेंगे। r का वैल्यू क्या यूज करेंगे 14, तो r का वैल्यू 14 मतलब कौन सा टर्म अप्लाई कीजिए इसमें, तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 14c 21 का तो कुछ नहीं होगा 3x टू द पावर, उल्टा कैसे लिख दिए, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 40, और x का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 2/3। समझ में आया, तो यही हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल गया आपका 20c14 2 टू द पावर 14 इज NGT, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। समझ में आया, तो ये हमारा कौन सा टर्म मिला 15th टर्म मिला हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 15th टर्म हमारा ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली टर्म हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूं, अभी आप ट्राई कीजिएगा, इसको पहले कॉपी कर लीजिए सारा। ये जो वैल्यू आया दिस इज आवर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ये जो आया हमारा 15th टर्म T15 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ये, ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। समझ में आया, क्लियर है। r इज इक्वल टू 14 पे हमको 15th टर्म मिलेगा, और 15th टर्म विल बी आवर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लिखे तो, चलो आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, और भी जो हमने आपको होमवर्क दिया है वो सब आप कंप्लीट करना, ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज 2-3 पॉइंट हमने सीखा। रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट कैसे फाइंड करना है, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ये 3 मेथड आज हमने सीखा इन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।